अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया आदिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमेरिका की स्पेस फोर्स ने हाल ही में एक नए प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है जो तेज रफ्तार केमिकल रॉकेट्स और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को एक दूसरे में जम करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए 35 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की गई है। इस मंसूबे का मकसद खलाई सफर के मुस्तकबिल को असरे नौ तरतीब देना है। इस मंसूबे के तहत बनाए गए रॉकेट मजीद तेज और एडवांस होंगे, लेकिन आखिर क्या चीज है जो इस हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम को सबसे अलग बनाती है और आखिर ये सिस्टम किस तरह काम करेगा? इस वीडियो में हम इस मंसूबे के पीछे मौजूद साइंस पर बात करेंगे। हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये प्रोजेक्ट खलाई सफर में इस कदर अहमियत का हामिल क्यों है। आज की वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट और इस जैसे दूसरे प्रोजेक्ट्स के दरमियान मौजूद फर्क के बारे में भी बताया जाएगा, तो आज के वीडियो को मुकम्मल देखें। इस हवाले से इंग्लिश जुबान में शाया होने वाले पेपर्स को स्पेस डेली और द यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा सकता है। इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। केमिकल रॉकेट्स को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के साथ जम करना खलाई सफर को मुकम्मल तौर पर बदल कर रख देगा। इस मंसूबे के तहत बनने वाले रॉकेट्स की रफ्तार और कारकर्दगी इस वक्त मौजूद तमाम रॉकेट से अलग होगी। रवायती न्यूक्लियर रॉकेट्स ने खलाई सफर के आगाज से लेकर अब तक बहुत सारे मिशन को मुकम्मल करने में अहम किरदार अदा किया है। रवायती केमिकल रॉकेट्स को थ्रस्ट पैदा करने की खूबी की वजह से जाना जाता है। इस थ्रस्ट की मदद से स्पेस क्राफ्ट जमीन की ग्रेविटी के मुखालिफ सिमत में खलाई सफर करते हैं। इन रॉकेट्स को मुख्तलिफ स्पेस क्राफ्ट्स को खला में लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन रॉकेट्स की एक खामी ये है कि इन्हें लंबे मिशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी रेंज महदूद होती है। इसकी वजह यह है कि इनमें मौजूद फ्यूल तेजी से खत्म हो जाता है। इसके मवाजने में अगर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम की बात की जाए तो इसमें चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट करवाने के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि थ्रस्ट पैदा किया जा सके। इसकी मिसाल आयन थ्रस्टर की है, जिसमें ज़ीनॉन आयंस को थ्रस्ट पैदा करने के लिए एक्सेलरेट करवाया जाता है। इन सिस्टम्स के ईंधन की कारकर्दगी रवायती केमिकल रॉकेट्स के मुकाबले में बहुत बेहतर होती है। इसके साथ साथ इनमें केमिकल रॉकेट्स के मुकाबले में कम प्रोपेलेंट को इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम हाफ इफेक्ट थ्रस्टर की बात करें, जिसे डाउन नामी स्पेस क्राफ्ट पर इस्तेमाल किया गया, तो इसने मुसलसल और कारआमद थ्रस्ट मुहैया किया। ये चीज इस थ्रस्टर को खला के लंबे फासलों को तय करने के काबिल बनाती है। अगर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम्स की बात की जाए तो ये बहुत कम थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसका मतलब ये है कि इन्हें केमिकल रॉकेट जितनी स्पीड हासिल करने के लिए ज्यादा वक्त दरकार होता है। हाल ही में जिस मंसूबे के लिए फंडिंग जारी की गई है, इसका मकसद इन दोनों सिस्टम्स को इकट्ठा करना है। इस प्रोजेक्ट में तैयार होने वाले रॉकेट्स में एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को पावर मुहैया की जाएगी। इस प्रोजेक्ट में पावर के हसूल के लिए सोलर पैनल्स पर इन्हिसार नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सोलर पैनल्स जैसे जैसे सूरज से दूर होते चले जाते हैं, इनकी कारकर्दगी कम हो जाती है। सोलर पैनल्स के मुकाबले में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर मुसलसल पावर फराहम कर सकता है। एक न्यूक्लियर रिएक्टर में फिशन के अमल के जरिए हीट एनर्जी पैदा की जाती है, जिसे बाद में इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदला जाता है। एनर्जी की मुसलसल फराहमी की बदौलत इलेक्ट्रिक थ्रस्टर्स और भी बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे, जिसके बायस के ज्यादा तेज रफ्तार हासिल करने के साथ साथ दूर दराज के खलाई सफर भी कर सकेंगे। इस प्रोजेक्ट में बनने वाले स्पेस क्राफ्ट हाई थ्रस्ट और फ्यूल एफिशिएंट दोनों मोड्स में ऑपरेट करने की सलाहियत रखते होंगे। अपनी सिमत को दुरुस्त करते वक्त या खलाई मलबे से बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट केमिकल रॉकेट की मदद ले सकेगा, जबकि दूर दराज के खलाई सफर के दौरान स्पेस क्राफ्ट माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल होने वाली पावर पर चलने वाले इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम को इस्तेमाल कर सकेगा। इस प्रोजेक्ट का सबसे अहम और बुनियादी हिस्सा न्यूक्लियर माइक्रो रिएक्टर है। जमीन पर पावर के हसूल के लिए इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े न्यूक्लियर रिएक्टर्स के बजाय माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर का इतना ठोस और मजबूत होने के लिए जरूरी है कि वो खलाई सफर की सख्तियों को बर्दाश्त कर सके। एक फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर में बड़े एटमों को छोटे एटमों में तोड़ा जाता है। इस अमल के दौरान बहुत ज्यादा मिकदार में हीट खारिज होती है। असल काम इस हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करना होता है ताकि इसकी मदद से स्पेस क्राफ्ट और इलेक्ट्रिक थ्रस्ट को पावर मुहैया की जा सके। इस प्रोजेक्ट के बड़े बड़े चैलेंजेस में से एक इजाफी हीट को संभालना भी है। इसकी वजह यह है कि खला में हवा मौजूद नहीं होती जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सके। इस सूरत में अगर गैर जरूरी हीट पैदा होती है और इसको ठिकाने लगाने का दुरुस्त निजाम मौजूद ना हो तो कुछ ही देर बाद स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा। इस मसले का हल कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ने निकाल लिया है। इस यूनिवर्सिटी ने कम वजन रखने वाले ऐसे रेडिएटर बनाए जो ज्यादा से ज्यादा हीट को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। इन रेडिएटर्स का काम न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखना होगा ताकि ये ओवर हीटिंग से बचा रहे और अपना काम बखूबी से अंजाम दे सके। इस प्रोपल्शन सिस्टम का मरकजी किरदार H9 हॉल थ्रस्टर है।
जिसमें आयंस को एक्सेलरेट करवाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है ताकि चार्ज पार्टिकल्स के एक साथ बाहर निकलने की सूरत में स्पेसक्राफ्ट को थ्रस्ट मिल सके। इस थ्रस्टर की पावर रवायती इंजन्स के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। यही वजह है कि ये स्पेसक्राफ्ट की वेलोसिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसके काम करने के लिए बहुत ज्यादा मजबूत सिस्टम की जरूरत होती है जो हीट को एनर्जी में तब्दील कर सके। विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी ने हीट को प्रोसेस करने वाला एक मॉडल बनाया है जिसकी बदौलत न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल होने वाली हीट को काबिल इस्तेमाल इलेक्ट्रिसिटी में तब्दील किया जा सकता है। रिसर्चर्स मुसलसल इस कोशिश में लगे हुए हैं कि वो ऐसे फ्यूल्स तलाश कर सकें जो दोहरा किरदार अदा कर सकें। रिसर्चर्स चाहते हैं कि वो ऐसा फ्यूल बना लें जो केमिकल रॉकेट के लिए प्रोपेलेंट का काम दे सके, जबकि इसी फ्यूल को आयंस में बदलकर इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम में भी इस्तेमाल किया जा सके। इसकी बदौलत हमारा रॉकेट्स को रीफ्यूल करने का मसला खत्म हो जाएगा। मजीद ये कि रॉकेट को अलग अलग प्रोपल्जन मोड्स को ऑन करने के लिए अलग अलग फ्यूल साथ ले जाने की जरूरत नहीं होगी। एक ही किस्म के फ्यूल का इस्तेमाल पेचीदगियां कम कर देता है और स्पेसक्राफ्ट लंबे लंबे फासले तय कर सकता है। इस मंसूबे के दौरान साइंसदानों को एक और बड़े चैलेंज का सामना होगा। ये चैलेंज न्यूक्लियर रेडिएशंस की सूरत में होगा। साइंसदानों को न्यूक्लियर रिएक्टर को इस तरह डिजाइन करना है कि न्यूक्लियर रेडिएशन स्पेसक्राफ्ट के हसास इलेक्ट्रॉनिक्स को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए बहुत मजबूत मटेरियल की जरूरत है जो न्यूक्लियर रिएक्शंस के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर की हीट और इसमें मौजूद रेडिएशंस को अच्छे से संभाल सके। इस स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हुए साइंसदानों को ये बात यकीनी बनानी है कि ये स्पेसक्राफ्ट खला में ठीक से काम कर सके। केमिकल रॉकेट्स और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन को मिलाकर बनाया जाने वाला ये मॉडल बिलाशुबा टेक्नोलॉजी का शाहकार है, लेकिन इसका मुवाजना इस वक्त मौजूद और बनाई जा रही प्रोपल्जन टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के मुकाबले में न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्जन सिस्टम मौजूद है। इस टेक्नोलॉजी में न्यूक्लियर रिएक्टर की मदद से हाइड्रोजन जैसे फ्यूल को हीट किया जाता है। हीट होने वाली गैस तेजी से फैलती है जो थ्रस्ट का बाइस बनती है। इस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार करने वाले रॉकेट्स इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम के मुकाबले में कहीं ज्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं। इसलिए इस टेक्नोलॉजी को ऐसे मिशंस में इस्तेमाल किया जाता है जिनमें तेजी से एक्सेलरेट करने की जरूरत हो। इसकी मिसाल मरीख पर मौजूद क्रूड मिशन है। फिलहाल ये टेक्नोलॉजी लंबे सफर के लिए मौजूद नहीं, क्योंकि इसमें फ्यूल की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं होती। दूसरी तरफ हम केमिकल रॉकेट्स और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम को मिलाकर बनाए जाने वाले हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो इस टेक्नोलॉजी को लंबे खलाई सफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एक और नजरिया डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव्स का है। इसे DFD का नाम भी दिया गया है। फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर्स के मुकाबले में फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर में एटम्स को तोड़ने के बजाय जोड़ा जाता है। इन्हीं रिएक्शंस के नतीजे में सूरज की रोशनी हम तक पहुंच रही है। फ्यूजन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से और भी ज्यादा थ्रस्ट हासिल किया जा सकेगा। अगर हम ये बना लेने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारे रॉकेट्स और स्पेस क्राफ्ट्स की रफ्तार मौजूदा तमाम टेक्नोलॉजीज के मुकाबले में बढ़ जाएगी। लेकिन मौजूदा टेक्नोलॉजीज की मदद से ऐसे न्यूक्लियर रिएक्टर बना लेना जिनमें फ्यूजन का अमल करवाया जा सके मुमकिन नहीं। हमें इसमें बहुत सी मुश्किलात का सामना है। फिलहाल तक हमारे पास ऐसा मटेरियल ही मौजूद नहीं जो न्यूक्लियर फ्यूजन के अमल में खारिज होने वाली हीट को बर्दाश्त कर सके। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।